आज़ादी के 75 साल पूरे करने हम जा रहे हैं और इस बार का नाम दिया गया है आज़ादी का अमृत महोत्सव। बट ये खास क्यों है? 75 साल पूरे करना तो बहुत ही खास है, बट यहाँ पे 4 चांद लगाने जा रहा है आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत क्या है ये जानना हर एक भारतीय के लिए बहुत जरूरी है। आपका टैक्स का पैसा किस जगह यूटिलाइज हो रहा है, भारत सरकार कहाँ यूटिलाइज कर रही है और क्यों कर रही है, वो हम गलत वे में तो जरूर देखते हैं कि पैसा उड़ा दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, बट सही सेक्टर में लगा रही है पैसा, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। भारत सरकार डिफेंस सिस्टम के लिए क्या कर रही है, हमारे इंडिया के डिफेंस के लिए क्या कर रही है, हमारी डिफेंस सर्विसेज क्या कर रही हैं, तो इसकी इंपॉर्टेंस आपको इस वीडियो में पता लगने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिए ताकि आपको समझ में आए कि आईएनएस विक्रांत के ऊपर उसकी स्टोरी क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वो बनाने की ज़रूरत क्या है। आपका जो 23,000 करोड़ रुपए लगा है इस शिप को बनाने में, उसकी ज़रूरत क्यों थी? 23,000 करोड़ की लोगों के बहुत सारे व्यूज़ रहते हैं कि हम इधर पैसा लगा देते, हम गरीबों को दान कर देते, बट इसके पीछे इसको बनाने की ज़रूरत क्या थी वो आज इस वीडियो में आपको पता लगेगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है साहिल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईएनएस विक्रांत की पूरी स्टोरी। आईएनएस विक्रांत को हम IAC-1 के नाम से भी जानते हैं। IAC की फुल फॉर्म है इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर। इंडिजिनस का मतलब होता है स्वदेशी। हमने यहाँ पे अपना ही मटेरियल, अपने ही रिसोर्सेज को यूज करके इस शिप को इजाद किया, इस शिप को बनाया, कंस्ट्रक्ट किया। तो ये नाम टर्म क्यों आई, उसके पीछे मैं एक फ्लैशबैक में आपको ले जाना चाहूँगा। कुछ साल पहले एक बाइक आई थी बजाज की V15। उसकी एडवर्टीजमेंट में दिखाया गया था कि हमने आईएनएस विक्रांत का शिप को, उसका स्क्रैप मटेरियल यूज करके हमने ये बाइक्स को बनाया। तो उन्होंने कहीं ना कहीं वो पेट्रोटिज्म दिखाने की कोशिश की थी। और वो आईएनएस विक्रांत क्या था, इस विक्रांत में क्या फर्क है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। कुछ साल पहले 1961 के आसपास हमने ब्रिटेन से एक शिप को खरीदा था जिसको हम HMS हरक्यूलिस बोलते हैं, और उस शिप का इंडिया में नाम दिया गया आईएनएस विक्रांत। जब वो शिप 1971 के वॉर में भी हमारे काम आया, उसके बाद धीरे धीरे जैसे कमीशन करता रहा, 1997 में वो डीकमीशन हो गया, यानी उसको हमें रोकना पड़ा, क्योंकि हर एक शिप की या इंसान की किसी की भी एक लाइफ होती है। तो उसकी लाइफ चली 1997 के आसपास। अब उस स्टेज में क्या हो रहा था, हमारे पास हमारी बाउंड्रीज को, हमारे इंडिया को सी के थ्रू प्रोटेक्ट करने में बहुत दिक्कत आ रही थी। हम देख रहे थे कि धीरे धीरे चाइना अपने एक्सेस को बढ़ा रहा है। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जब अगर चाइना हमारे को चारों तरफ से घेर के हमारी कंट्री पे हमला कर दे। तो वहाँ पे 1999 में हमारे डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस जी ने कोशिश की कि हमें रीबिल्ड करना चाहिए हमारा आईएनएस विक्रांत। विक्रांत का मतलब होता है कि आप अगर हमें लड़ाई करेंगे हमसे, तो हम भी जवाब देंगे। विक्रांत का मतलब है जोश, विक्रांत का मतलब है एक उम्मीद। तो इस तर्ज पे जब इसको आगे बढ़ाया गया इंडियन नेवी के थ्रू काम में, तो CSL जो हमारा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है, जो कोचिन में है, उसने 2001 में एक डिज़ाइन प्रेजेंट किया। हमारे पास 23 के आसपास शिपयार्ड्स हैं इंडिया में, और CSL सबसे बड़ा शिपयार्ड है जो शिप में रिपेयर का काम करता था, शिप बिल्डिंग का काम करता था। तो उसने कहा हम ये डिज़ाइन करेंगे, बट इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कहा कि इसको डिज़ाइन करने में काफ़ी बड़ा टाइमलाइन जाएगा, काफ़ी बड़ी डेडलाइन जाएगी, इतनी जल्दी हमें ये शिप नहीं मिल पाएगा। उस कंडीशन में अगर हमारे को वॉर कंडीशन आ जाती है सी के थ्रू, तो हम क्या करेंगे? तो उसी लिए हमने, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, उसने 2004 में रशिया से एक शिप परचेज किया जो एयरक्राफ्ट कैरियर था, और उसको नाम दिया आईएनएस विक्रमादित्य, और उसको वाइजैक की साइड, विशाखापट्टनम की साइड उसे कमीशन किया। अब एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है? अब बहुत सारे आपने शिप देखे होंगे इंडियन नेवी के पास, जिसमें डिस्ट्रॉयर्स या उसमें फ्रिगेट्स और भी कई सारी चीज़ें होंगी। आपने काफ़ी सारे नाम सुने होंगे इनके, डिफरेंट क्लास होती है शिप्स की। इसकी डिटेल स्टडी ना करके आप फोकस करें एयरक्राफ्ट कैरियर। एयरक्राफ्ट कैरियर ये होता है, अगर मान लीजिए सी के थ्रू कोई हमला होता है, तो वहाँ पे अगर हम इंडियन एयरफोर्स को एक्टिव करना चाहते हैं, तो उनको वहाँ तक पहुँचने में भी टाइम लगेगा। मान लीजिए शिप क्रूज कर रही है, सेल कर रही है, उस कंडीशन में कहीं एयरक्राफ्ट से या हेलीकॉप्टर से किसी से भी हमला हो जाए, तो उस कंडीशन में हमें बड़ी दिक्कत आने वाली है। तो
इसी तरीके से हम एक ऐसा एयरक्राफ्ट बनाए जिसपे हम ऑलरेडी एयरक्राफ्ट करियर बनाए जिसमें एयरक्राफ्ट को इंस्टॉल कर दें, यानी उसको वहां पे सेटल कर दें। जब वो वॉर कंडीशन आएगी तो हमारा जो एयरक्राफ्ट फाइटर जेट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, वो उसमें हमारी हेल्प कर पाए, हमें सपोर्ट कर पाए। तो इसी तर्ज पे बहुत कम कंट्रीज के पास वो टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजीज का ही सारा खेल है। यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना, इन्हीं के पास वो टेक्नोलॉजी है कि वो एयरक्राफ्ट करियर बना सकते हैं। अब रशिया हमारा बहुत टाइम से डिफेंस सेक्टर में हमारा फ्रेंड है, बट उस कंडीशन में हुआ क्या, जब हमने उनसे हेल्प ली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और बाकी सब चीज़ों की, हमें आईएनएस विक्रमादित्य की हेल्प तो मिल रही थी, उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वो सब चीज़ें मिल रही थी, बट इशू हो रहा था जब हमने स्टील मांगना शुरू किया तो स्टील हमें रशिया से मिला नहीं, हमें मना कर दिया गया। तो वहाँ पे क्या हुआ, हम इंडियंस क्या होते हैं, जब हमें सामने से रिजेक्शन मिल जाता है तो वहाँ पे हम खुद से कुछ ना कुछ दम दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसा आपने तेजस की स्टोरी में भी सुना होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कंपनी है, उसने अपना बेड़ा उठाया, उसने एक हाई ग्रेड स्टील बनाया जो शिप के लिए बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल जो स्टील बनता है वो शिप के लिए इजी नहीं है, उसको क्रूज करवाना, उसको टफ कंडीशंस में सेल करवाना या उसको उसकी मेंटेनेंस करना, वो सब इजी नहीं है। वो जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं वो स्टील उनसे लड़ नहीं पाएगा। तो इसलिए हमें एक हाई ग्रेड मटेरियल स्टील चाहिए होता है शिप्स के लिए, जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उसको निर्मित किया, उसको इजाद किया। और भारत उस कंडीशन में 76% इंडिजिनस शिप देने को हमारे पास तैयार हुआ। कुछ टेक्नोलॉजी ऑलरेडी हमारे पास नहीं थी, उसके लिए हमने दूसरी कंट्रीज से हेल्प ली, बट स्टील हमारा 100% पूरा हमारा है। और उसके बाद जब ये हल डिज़ाइन तैयार हुआ 2013 में, इसको लॉन्च किया गया। यहीं से हमारी शुरुआत हुई इंडिजिनस की तरफ जाने की। यहीं से हमारी स्टार्टिंग हुई कि हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ देखें। यहीं से हमारी शुरुआत हुई कि आज हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो चाहते थे उसकी जगह अगर किसी कंट्री को एयरक्राफ्ट करियर बनाना है तो टेक्नोलॉजी हम ट्रांसफ़र करें, हम उनको शिप बना के दे सकें, हम सेल कर सकें। तो धीरे धीरे हम इंपोर्ट की बजाय एक्सपोर्ट की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे हमारा कंट्री का जो डेफिसिट है उसमें भी डिफरेंसेस आएंगे, यानी कंट्री में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बीच में डिफरेंसेस आ रहे हैं उसमें भी अच्छा फ़र्क पड़ेगा। और ये हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छा स्टेप है। तो इंडियन नेवल इंडिजनाइजेशन की तरफ काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ रहा है। अब IAC 1 इसलिए दिया गया क्योंकि हम इंडिजिनस की तरफ आ चुके थे। जब भी हम कंस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ते हैं तो उससे पहले हमारा डिज़ाइनिंग और प्लानिंग का रिकॉर्ड आता है कि हमें कितनी कॉस्ट लगेगी, किस तरीके से इसकी लेंथ होनी चाहिए, विड्थ होनी चाहिए, उसका डिज़ाइन होना चाहिए, क्या क्या अंदर अवेलेबिलिटी होगी, हमें शिप को या किसी भी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करते टाइम कि उसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, हमें उसका सिक्योरिटी सिस्टम कैसा रखना पड़ेगा, उसका हमें इलेक्ट्रिकल पावर कितना चाहिए होगा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए कुछ फेजेस में इसका काम होता है। तो अभी हम उस फेजेस को डिस्कस करने वाले हैं। डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के बाद स्टेज आती है हल सेक्शन की, यानी हल डिज़ाइन मतलब सिविल स्ट्रक्चर। जब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में प्रोडक्शन ड्राइंग्स तैयार हो जाती हैं तो उसके बाद हमें मूव ऑन करना होता है कंस्ट्रक्शन की साइड। कंस्ट्रक्ट करते टाइम हमें बड़ा ध्यान देना होता है कि एयरक्राफ्ट हमें टेक ऑफ लैंडिंग के टाइम कोई दिक्कत ना हो, साथ साथ उसकी लेंथ कितनी होगी, विड्थ कितनी होगी, हमें हाइट कितनी रखनी है, क्या क्या हमें कंपार्टमेंट्स रखने हैं, कौन कौन उसमें सेल करेगा, कितनी पावर रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ों का ध्यान हमें देना होता है। तो हल सेक्शन में हम अगर देखें, लेंथ है पूरी शिप की 262 मीटर्स, अगर हम हाइट को मेजर करें तो 59 मीटर्स के आसपास है, विड्थ को देखा जाए तो 62 मीटर्स के आसपास है। अगर आप देखें कि एक अलग सा स्ट्रक्चर उसमें बनाया हुआ है शिप के ऊपर जिसको बोला जाता है सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है, जिसमें हमारे जो नेवी के ऑफिसर्स हैं वो ऑपरेट कर पाए, उसमें रडार्स लगे होते हैं, उसमें और भी टाइप के पूरे लॉन्चिंग यूनिट्स वगैरह सब कुछ मेजरमेंट सारा उसमें तैयार होता है, जिसमें हम उसको ऑपरेट कर सकें, हम उसको देख सकें कि हमारा शिप में क्या टेम्परेचर है या बाहर क्या टेम्परेचर है, हमें सेल करना है। तो बेसिकली उसमें सारा सेलिंग का मटेरियल होता है ऊपर सुपर स्ट्रक्चर में, इसलिए उसको सुपर स्ट्रक्चर बोला जाता है, जिसमें सारा कंट्रोल है पूरे शिप का एक तरह से। उसके बाद अगर आप देखें जिसपे लैंडिंग हो रही है, टेक ऑफ हो रहा है, लोग खड़े हो पा रहे हैं, तो उसको बोला जाता है टॉप डेक।
हम इसको जैसे आप रेजिडेंशियल्स में फ्लोर्स बोलते हैं, होटल्स में फ्लोर्स बोलते हैं, तो शिप की लैंग्वेज में हम उसको डेक्स बोलते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट डेक्स के साथ इस शिप में टोटल 14 डेक्स है। तो आप अगर उसकी स्टेजेस में अगर अंदर का जानने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, 1700 टोटल ऑफिसर्स, सेलर्स या और भी कोई लोग होंगे, उन सबको मिला के 1700 का क्रू इसमें सेल कर सकता है, इसकी कैपेसिटी है। अब हम बढ़ते हैं इसके मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट की तरफ। अगर हम बेसिक में समझें, इसको शिप को पावर देने के लिए जो हमने यूज किया है वो यूज किए हैं 4 गैस टर्बाइंस, जो डीजल ऑल्टरनेटर के साथ कनेक्ट करके हमें पावर देते हैं अराउंड 88 मेगावाट। और इस शिप में 3 मेगावाट के 8 डीएस को यूज किया है, यानी डीजल ऑल्टरनेटर्स, जो हमारे को बैकअप दे रहे हैं अभी 24 मेगावाट का। तो यानी अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये हाफ ऑफ द कोची सिटी को पावर बैकअप दे सकता है। तो इसमें हमने फ्यूचर के प्रोविजंस को भी देखना होता है कि अगर फ्यूचर में हमारी पावर रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई तो उस कंडीशन में हमें ऑलरेडी एक मेजरमेंट मिलेगा। तो इसलिए मैक्सिमम हमें जो 4 गैस टर्बाइंस हैं उनके थ्रू 88 मेगावाट की पावर अवेलेबल हो सकती है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने एविएशन कॉन्सेप्ट के ऊपर। क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर है तो ऑब्वियसली हमें एयरक्राफ्ट चाहिए होंगे अच्छी मात्रा में। तो इसमें मैक्सिमम कैपेसिटी जो अभी तक है वो है 30 की। यहाँ पे 30 एयरक्राफ्ट में हमें मैक्सिमम हम जो यूज़ करने वाले हैं वो यूज़ करने वाले हैं मिग 29K। उसके साथ साथ हम यूज़ करेंगे जो अभी ट्रायल बेसिस पे है रफाल या हॉर्नेट, आपने शायद उनका नाम सुना होगा। साथ साथ हम यूज़ करेंगे KA-31 हेलीकॉप्टर्स और MH-60R हेलीकॉप्टर्स। MH-60R में जो R है उसका मतलब रोमियो हेलीकॉप्टर्स के नाम से हम उन्हें बोलते हैं, और ये US बेस्ड है। तो यहाँ पे हमें ये सारा कॉम्बिनेशन यूज करके हम इसको शिप को आगे बढ़ाएंगे। बट ये इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है तो इसलिए हमारा DRDO इसके एयरक्राफ्ट के लिए यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा है ट्विन इंजन बेस्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम। हमारा जो तेजस ऑलरेडी इंडिजिनस बना हुआ है उसमें कुछ खामियां थी, प्लस यहाँ पे उसका हैवी वेट था। हैवी वेट की वजह से इसको हम इस कैरियर पे यूज नहीं कर पा रहे, क्योंकि शिप के ऊपर हमें लाइट वेट एयर फाइटर जेट्स ही चाहिए होंगे। तो इसी बेसिस पे हमारा DRDO डेवलप करने की कोशिश कर रहा है ट्विन इंजन बेस्ड सिस्टम, जो लाइट वेटेड होगा और हम फ्यूचर में उसको इस पर यहीं यूज़ करेंगे। क्योंकि उसकी डेडलाइन बहुत ज़्यादा है, हो सकता है हमें वो 2032 में मिले, तो इसलिए हमें अभी यूज़ करना पड़ेगा मिग 29K और बाकी जिनका ट्रायल्स चल रहा है। और अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सेंसर्स की तरफ, यहाँ पे उसके एम्यूनिशंस की तरफ। एम्यूनिशंस क्या होते हैं? एम्यूनिशंस होते हैं वेपन्स। हमारे शिप को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें वेपन्स चाहिए होंगे, तो हमने इसमें यूज किया है VLS, वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम, जो इजराइल के साथ मिलकर इंडिया ने बनाया है, जिसको बोलते हैं LRSAM, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। सरफेस टू एयर से नाम शायद आप समझ पा रहे होंगे कि सरफेस जो टॉप डेक है हम वहां पे रख के उसको वहां से एयर की तरफ मिसाइल को लॉन्च करेंगे, वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम। तो इस तरीके से, क्योंकि शिप पे हमें वर्टिकली लॉन्च करने में थोड़ा इजी रहता है, टिल्टेड हमें थोड़ी दिक्कत रहती है, तो टिल्टेड के लिए भी हमने प्रोविजन जो बनाया है उसके लिए डाला है AK-630। AK-630 गन्स है जो चारों कॉर्नर पे हमने उसको प्लेस किया है शिप के ऊपर, और उसकी तरफ से वो हमें इलेक्ट्रॉनिक हमारा वॉरफेयर जो कंडीशन आएगी उसमें वो हेल्प करेगी। तो LRSAM के साथ हमने अटैच किया है MF स्टार रेडार, जिसको हम बोलते हैं मल्टी फंक्शन रेडार, जो सरफेस पे भी और एयर पे भी दोनों जगह को ट्रैक करेगा कि हमारा कोई एनिमी एयरक्राफ्ट लेके, हेलीकॉप्टर लेके या कोई टॉर्पीडोज वगैरह लेके अगर वो आ रहा है तो उसको वो 360 डिग्री पे पूरा सर्च करेगा और वहाँ पे उसको हमें डिटेक्ट करके बताएगा हमारे रडार सिस्टम पे कि यहाँ पे कोई एनिमी आ रहा है। और MF स्टार को हम LRSAM से अटैच करते हैं, इंटरफेस करते हैं, जिसकी वजह से ऑटोमेटिक सिस्टम स्टार्ट होके LRSAM लॉन्च हो सकती है। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका एम्यूनिशन और रडार सिस्टम। रडार सिस्टम में डिफरेंट बैंड्स होती हैं जिसको हम ट्रैक करते हैं। तो इसी तरीके से MR सिस्टम S बैंड रडार पे आता है, और साथ में हमें L बैंड रडार भी चाहिए होता है, जिसको हमने सेलेक्स कंपनी का रैन 40L जो 3D बैंड रडार है उसको यूज किया है। तो ओवरऑल पैकेज हमने इस शिप पे बनाने की कोशिश की है कि जिस तरीके से हम पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक कर सकें।
यहाँ पे मैनुअल वर्क भी है प्लस ऑटोमेटेड सिस्टम भी है। जैसे हमारा पावर मैनेजमेंट सिस्टम है, अगर हमारी पावर कोई भी इधर उधर कम ज़्यादा पड़ रही है, किसी जगह फ्लक्चुएशंस हो रही है, तो हमारा पूरा पावर हमारे एक कॉन्सेंट्रेटेड कंसोल्स पे आएगा, हमें ट्रैक करके देगा। तो इसी तरीके से हमारा जो सिस्टम है, ऑपरेशन रूम जो ऑपरेशन सिस्टम होता है, वो सारी चीज़ें हमारे ऑफिसर्स के लिए ट्रैक करने के लिए बहुत ईजी रहेगा। तो इसी तरीके से हमने सारा इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया हुआ है, जिसमें पावर से लेके एम्यूनिशन से लेके एयरक्राफ्ट सब चीज़ों को इंटरलिंक किया हुआ है कि सारी जगह से अगर हमें कोई एनिमी अप्रोच कर रहा है तो वहाँ पे हम उसको मार भगाएं, हम उसको वहाँ से खदेड़ के भेजें। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मुझे उम्मीद रहेगी कि आपको इससे कुछ नॉलेज मिलने की कोशिश रही होगी, नॉलेज ज़रूर मिली होगी। मैंने पूरी कोशिश की आपको A to Z नॉलेज बेसिक्स में देने की। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।